हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन आया है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए, तो उस पे बेस्ड हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जो आपका एग्जाम है वो कहा गया है कि अप्रैल में शेड्यूल किया जाएगा। फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं, तो इन 2 महीने में आप क्या करें, फरवरी और मार्च में क्या करें मेजरली, जिससे कि आप सिलेक्शन तक पहुँचें। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी पॉसिबल है आपके लिए इस बार सिलेक्शन तक पहुँचना, क्योंकि 2 सेक्शंस को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, रीजनिंग और मैथ्स को। आपको मेन जो फोकस करना है वो जीके और इंग्लिश पे करना है। नंबर ऑफ आवर्स अगर आप जो मैं बताऊंगा वो पुट ऑन करेंगे और डेडिकेटेडली बिना किसी ब्रेक के पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और एमटीएस के बाद आपके और भी एग्जाम्स पाइल्ड अप है। एमटीएस 2022 है, इसके बाद 2023 भी होना है। साथ के साथ उसका भी बताया गया है एसएससी ने कैलेंडर के अंदर। उसके बाद आपका आगे के जो एग्जामिनेशन है सीजीएल 2023, सीएचएसएल 2023, तो जो आप तैयारी करेंगे सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं होगी। एमटीएस तो आप क्लियर करेंगे, लेकिन इसके बाद के जो भी एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप एलिजिबल होंगे वो भी आप लगातार क्लियर करते चलेंगे, अगर जो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ इसे आप अच्छे तरीके से फॉलो करें। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बिल्कुल भी ये ना सोचें 2 महीने में चीज़ें बिल्कुल अनडूएबल है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, होगा, टाइम लेगा, हो सकता है 2 महीने में इस बार आप तो एमटीएस से सिलेक्शन ना पहुंचाएं, आपने को जो एक्सपेक्टेड स्टेट है वो ना मिले। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पेपर देंगे उसमें ये मदद करेगा आपका। और इस बार भी अगर ढंग से फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन तक पहुंचने के चांसेस हैं, बिगिनर है तब भी। अगर बिगिनर नहीं है तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी वो कर लेंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 25 एज ग्रुप की वैकेंसी कितनी है, 18 से 27 एज ग्रुप की वैकेंसी कितनी है, हवलदार इन सीबीआईसी में वैकेंसी कितनी है। ठीक है, इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ। 18 से 25 एज ग्रुप के जो लोग हैं, मान लो कोई पर्सन है 24 साल का, ठीक है, तो वो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है और वो इन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। पहले इस एज ग्रुप में उसे डाला जाएगा, अगर यहाँ से जॉब नहीं मिलती तो इस वाले एज ग्रुप में उसे जॉब मिलेगी। राइट, तो आप सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं अगर आप 18 से 25 के बीच में है। नेक्स्ट वी हैव फॉर्म निकल चुके हैं। 18 तारीख को फॉर्म निकले थे, 17 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम आपका टेंटेटिवली अप्रैल में होना है, तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर करके चलेंगे। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, लगभग 40 से 50 शिफ्ट, 50 शिफ्ट तो होंगी मेरे ख्याल से इस बार भी एमटीएस कम से कम। तो पूरा महीना भर एग्जाम में ही चलेगा, एक दिन में 4 शिफ्ट, 3 शिफ्ट होंगी एक दिन में, और लगभग पूरा महीना ही खिंच जाएगा एग्जाम होते होते। तो अप्रैल में आपका स्टार्टिंग में पड़े या लास्ट में पड़े वो तो जब एडमिट कार्ड स्टेटस आएगा तभी पता चलेगा। तो कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है 2.25 महीने मिले तैयारी के लिए, कुछ लोगों को 3 महीने तक भी मिल सकते हैं अब से। राइट, अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग रखा गया है। 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए थे, आप देखेंगे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के और अदर कैटेगरीज के। ठीक है, तो 30% अगर आप क्वेश्चंस भी निकाल लें तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पे हमारे पास लगभग 6 और 6 दोनों, रीजनिंग और मैथ्स मिला के 12, क्योंकि आपको खाली मैथ्स में मिनिमम क्वालिफाइंग ना, आपको पूरा सेशन 1 का देखा जाएगा इन दोनों का मिला के। ऐसे अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का निकालूं, ओबीसी कैटेगरी निकालूं, तो वो तो 25% है, वो तो हमारे पास 10 क्वेश्चन रह जाएंगे। और उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी का हमारे पास और भी कम क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे ही ऑप्शंस मार्क करके आने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर नहीं आता तो एक काम करना, लास्ट में सारे के सारे बी ऑप्शन मार्क कर देना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो तो हम रिस्क नहीं लेते हैं तुक्का लगाने का, उसमें फिर स्मार्ट गैस लगाते हैं। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बिल्कुल कुछ नहीं आता तब भी लगाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये श्योरिटी मुझे नहीं है अभी कि क्या इतने % अगर आप ले आएंगे तो सेशन 1 को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे जब स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको प्लान करना है। अगर सेशन 1 की मान लो इन्होंने सेपरेट कट ऑफ निकाल दी कि चलो इतने मार्क्स मिनिमम आपके लाने चाहिए, 30% के हिसाब से तो आपको 120 में से सिर्फ 36 नंबर लाने हैं, मतलब 12 क्वेश्चन लाने हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि एसएससी ने कहा कि नहीं यार, हम तो मिनिमम इतने लाख लोग हैं, इतने लाख लोगों को ही सेशन 1 क्वालिफाई करवाएंगे, तो उसके लिए सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाल देते हैं कि चलो इस सेशन के लिए हम 80 कट ऑफ निकाल दें या 90 कट ऑफ निकाल दें। तो ये भी आप क्लियर कर पाए, मेरा टारगेट ये रहेगा कि ये भी आपको समझा दूं। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं जो एसएससी ने नोटिफिकेशन लिखा है, नोटिफिकेशन को जैसा दे रखा है वैसा ही मान के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल में डिस्कशन किया था, क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी हमारा जो मेन फोकस होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पे होगा, जिसके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी हमारे पास -1 की। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं एग्जाम का लेवल क्या है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन को अपने आगे ले जा सकते हैं। आपको पता चलेगा कि सेक्शन में कितनी हेल्प की आपको रिक्वायरमेंट है, कितना ज़्यादा आपको पढ़ना है।
ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बेसिक्स कवर करने हैं। अगर आपने बेसिक्स कवर कर लिए डेफिनेटली आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे, और एक हायर स्टैंडर्ड पे अगर क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ रखी गई तो भी आप क्लियर कर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डीप में ना घुसे, ना ही इसकी बहुत ज़्यादा आपको मॉक्स वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम से पहले कुछ 10-15 मॉक्स लगा लेंगे, डेट विल बी इनफ। ठीक। एक बार मैं आपको 2021 का और 2022 का सिलेबस दिखा देता हूँ। ये 2021 का सिलेबस था हमारा, अब पैटर्न चेंज हुआ तो 2022 का सिलेबस है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ठीक है। जीके सेक्शन में यहाँ पे अलग से करंट अफेयर्स की बात नहीं की गई है, तो हो सकता है इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना बने, या पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से कम क्वेश्चन बने करंट अफेयर्स में। ऐसे ही आप बाकी सेक्शंस में भी देख सकते हैं। एक एक करके मैं सब सेक्शन का दिखाता हूँ। एमटीएस 2021 का ये हमारे पास सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का, और ये है एमटीएस 2022 का। ठीक है। इसमें बेसिक वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूजेस, ये सब दे रखा था। राइटिंग एबिलिटी इस बार इंग्लिश में थोड़ा सा आप देखेंगे, ये सब तो चीज़ें लिखी हुई ही हैं। ठीक है। एंड टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन अ सिंपल पैराग्राफ मे बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। एक पैराग्राफ दे सकते हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हो सकता है ये क्लोज टेस्ट वाला ही दिन जो हर बार आता ही है, वरना यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक एक्स्ट्रा पैसेज भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के बेसिस पे ही मेरिट बननी है, तो थोड़ा इंग्लिश का लेवल इंप्रूव किया जा सकता है। तो इंग्लिश को थोड़ा और अच्छे तरह से करना है। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पिछले साल की टॉपिक वेटेज देख लो, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे एमटीएस में। जैसे 2020 का है, फिर 2021 में हुआ तो 2021 का देख सकते हैं, लगभग सिमिलर सी वेटेज थी हर शिफ्ट में। यहाँ पे कितने, यहाँ पे 42 शिफ्ट में पेपर हुआ था, यहाँ पे 48 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो हर शिफ्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन, सिनोनिम के 2, एंटोनिम के 2, इडियम्स के 2, 3, एरर करेक्शन के 3, एरर डिटेक्शन के 3, फिल इन द ब्लैंक्स के 3, और क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन। ठीक है। यही इस बार भी आप देखेंगे 2021 में भी फॉलो हुआ, और मोस्ट प्रोबेबली 2022 में भी यही फॉलो हो सकता है, वरना यहाँ पे 1-2 सेक्शन के क्वेश्चन कम करके एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और ऐड किया जा सकता है। ठीक है। या तो हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक की जगह खाली क्लोज टेस्ट डाल दिया, और यहाँ पे फिर नीचे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाल दिया। ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आने के चांसेस हैं, लेकिन टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है एमटीएस में, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बिल्कुल भी लोड उन लोगों को नहीं लेना जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं। जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं उनको भी वोकेबलरी अपनी अच्छी करनी है, वोकेबलरी अच्छी कर लोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड नहीं होगी रीडिंग में, लेकिन आपके पास टाइम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जीके और इंग्लिश के लिए ही आपको 45 मिनट दिए जा रहे हैं, जो कि जनरली 20 मिनट का काम है पेपर कंप्लीट करने का, या 20 या 25 मिनट मैक्सिमम कह रहा हूँ। इतने में सभी लोग कर लेंगे, 20 मिनट सब खाली बैठेंगे एमटीएस के पेपर में। ठीक है। क्योंकि सेशन 1 के लिए अलग 45 मिनट है, सेशन 2 के लिए अलग 45 मिनट है। क्या ये चीज़ सबको समझ में आ गई? तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है, अपनी वोकेबलरी अच्छी करके चलो। ठीक है। और ग्रामर के रूल्स पढ़ लो, आपका काम उससे चल जाएगा। प्रीवियस ईयर की जो चैप्टर वाइज पीडीएफ्स हैं, ठीक है, वो आरबी एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहती हैं, जो पीडीएफ कोर्स यूजर्स हैं, या फिर मैथ्स कोर्स यूजर्स हैं, या फिर ऑफिसर बैच के स्टूडेंट्स, या एमटीएस बैच के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ आगे, अगर हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में आपका इसमें एडवांस मैथ्स नहीं पूछा जाता। एडवांस मैथ्स पहले भी नहीं होता था, कुछ टीचर्स की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि इस बार एडवांस मैथ्स हट गया, पिछली बार था। पिछले साल में देख भी रहा था, लोग एमटीएस के लिए अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। ठीक है। तब भी नहीं था, उससे पिछले साल भी नहीं था एमटीएस में ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली इसमें आपका अर्थमेटिक ही पूछा जाता है। तो कम सिलेबस है मैथ्स का बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में, और इस बार क्वालिफाइंग है, तो हमें सारा ये सब भी सारा का सारा नहीं पढ़ना। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम क्लियर 1 के लिए करके जाएंगे, डेट विल बी इनफ टू क्वालिफाई। अगर हायर स्टैंडर्ड्स पे कट ऑफ निकाली तब भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पिछली बार जो सिलेबस था लगभग वैसा ही सिलेबस है, कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं की गई हैं। ठीक है। बस बड़ा बड़ा देखने में आपको 2-4 टॉपिक्स ऐसे एक्स्ट्रा लग रहे होंगे, लेकिन है वही। तो मैथ्स में बदलाव नहीं है। ये 2020 की वेटेज है, ये 2021 की वेटेज है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ एमटीएस 2021 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस में, यहाँ पे भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा आप डिटेल में लिख दिया कि क्लॉक भी आ सकता है, कैलेंडर भी आ सकता है, एज कैलकुलेशन, वेन डायग्राम, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। क्लॉक का तो एसएससी ने काफ़ी सालों से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, फिर भी आप इस बार क्लॉक देख के जाएंगे, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली सिलेबस में क्लॉक को मेंशन कर दिया है। ठीक है। बाकी कैलेंडर से तो आ ही जाते हैं और नॉर्मल है। ये पिछले 2 साल की वेटेज क्या थी एमटीएस में रीजनिंग की, ये आप देख सकते हैं, लगभग ऐसी सी ही वेटेज आपको देखने को मिलेगी। राइट। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, देखो पहले जनरल अवेयरनेस में बड़ा लिखा हुआ था कि क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द एप्टीट्यूड, द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। ठीक है।
इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस या कुछ भी पूछ सकते हैं, नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इस बार जनरल अवेयरनेस के सिलेबस को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करा है इन्होंने, सीधा लिखा है द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज अप टू क्लास 10th। तो करंट अफेयर्स इन्होंने अलग से मेंशन नहीं करे, मतलब करंट अफेयर्स ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ये दिखाता हो कि करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। और इसमें स्पेसिफिकली ये भी मेंशन है, 10th स्टैंडर्ड पहले भी अलग से सिलेबस में नहीं लिखा होता था, ऊपर लिखा होता था कि 10th स्टैंडर्ड तक के सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ पे भी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो आप कोई भी बुक पढ़ेंगे या कोई भी कोर्स देखेंगे तो उसके अंदर कई बार क्या होता है ना कि हम 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं एसएससी के लिए, लेकिन यहाँ पे एमटीएस में स्पेसिफिकली आपको 10th स्टैंडर्ड तक ही रखना है। और आप जीके के प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे ना एमटीएस के, तो जीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्वेश्चंस जो फ्रेम किए जाते हैं एमटीएस में और सीजीएल के अंदर। एमटीएस के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इजी रहते हैं एज कम्पेयर टू सीजीएल। सीजीएल में एब्रप्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है, जीके के अंदर। एमटीएस में ऐसा नहीं होता है। एमटीएस में लोग जीके में 25 में से 20 करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सीजीएल में 25 में से 15 सही करने वाले भी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि एमटीएस में जो जो सिलेबस वाला पार्ट है इसी में से जनरली क्वेश्चंस बना रहे होते हैं। सीजीएल में जो होता है वो आगे पीछे के भी बहुत पूछ लेते हैं, राइट। तो एमटीएस में अगर आपने जीके अच्छे से पढ़ ली, ऑल्दो जीके के लिए जो पढ़ाया जाएगा एमटीएस में और सीजीएल में वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि सीजीएल का सिलेबस भी वही है, ये स्टैटिक वाला पार्ट, और एमटीएस का भी वही है। लेकिन एमटीएस में अगर वो अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको श्योरिटी थोड़ी बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू सीजीएल और सीएचएस। क्या ये चीज करंट अफेयर्स भी नहीं है, तो ये सब्जेक्ट्स तो आपको अलग से अच्छे तरीके से कंप्लीट करने ही है। बट फिर भी क्योंकि लिखा नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गई, जैसे कोई अवार्ड्स मिल गए इंडिया को किसी चीज़ में, ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइजेस, इनके ऊपर क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बनाए जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के वो आपको एमटीएस के लिए भी करके जाने चाहिए टू बी 100% सेफ, क्योंकि इसी के बेसिस पे मेरिट निकलनी है, हम रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सबसे पहला टारगेट होगा कि स्टैटिक वाला पोर्शन जो सारे सेक्शन है आपको अच्छे तरीके से कवर करें। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास है जनरल जीके की वेटेज। तो जीके में 2020 के अंदर ये वेटेज रही थी, 2021 के अंदर ये वेटेज रही थी। आप देखेंगे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बुक के अंदर उधर का था ही। करंट अफेयर्स के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे हर एक शिफ्ट के अंदर, यहाँ पे तो 2 से 3 ही है। तो ये वाला पार्ट पहले भी देखो आप 2 से 3 और 3 से 4 एवरेज में 3 क्वेश्चन हम मान सकते हैं करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे थे। ठीक है, अभी भी क्या होगा, या तो 2 हो जाएंगे करंट अफेयर्स के या ना भी पूछे, तो बहुत ज़्यादा वेटेज फिर भी करंट अफेयर्स की नहीं है, तो आपको बाकी सेक्शंस पे ध्यान देना है। अब जैसे म्यूजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मिसलेनियस वाला पार्ट हमारा, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सारा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जिससे कि आपको कुछ भी छोटे डांस फॉर्म्स हो गए, ठीक है, वो कवर करके चलेंगे। और ये बाकी नॉर्मल सेक्शंस आपके, इससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस वेटेज सेम सी है, थोड़ा बहुत 19-21 हो जाता है, कभी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन फालतू पूछ लिया, कभी ज्योग्राफी का पूछ लिया, तो ये तो चलता रहता है। ठीक है, अब मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ कि आपको 2 महीने के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप 2 दिन में 2 घंटे निकाल लें। 2 दिन में 2 घंटे क्यों कहा मैंने, कि एक दिन में आप 1 घंटा निकालेंगे तो 1 घंटे में कुछ प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी नहीं, तो हर ऑल्टरनेट डे पे बैठें और 2 घंटे आप मैथ्स के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, वो खाली एमटीएस के लिए नहीं होगा, जो आप मैथ सीखेंगे वो आपका आगे एसएससी एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल सब देना है, उसमें भी मदद करेगा। और ये भी होगा कि अगर एक सेक्शन 1 की सेपरेट कट ऑफ एसएससी ने निकाली तो भी आप उसके लिए रेडी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा एकदम हड़बड़ाहट सी हो गई लास्ट में, एसएससी ने कुछ नोटिस से क्लैरिफिकेशन दिया नोटिफिकेशन का, और उसमें कुछ बाई चांस ऐसा आ गया कि हाँ चलो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इसी पे कट ऑफ नहीं बनेगी क्वालिफाइंग सेक्शन की, इससे ज़्यादा आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो हर अल्टरनेट डे पे आपको 2 घंटे निकालने, और इसमें सारे चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम तक, कुछ सिलेक्टेड 4-5 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा, आपको एटलीस्ट वो करने हैं। और उसके बाद टाइम बचा तो लास्ट में हम फटाफट से बाकी के चैप्टर्स के छोटी छोटी वीडियोज, मतलब जिससे क्रक्स पता चल जाए बाकी चैप्टर्स का, वो कर लेंगे। इतना इनफ होगा एमटीएस के लिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना आपको मैथ्स, मैं बताऊंगा अभी आगे क्या करना है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो तो आप दिन का 2.5 घंटा निकालें तो भी काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो आपको नंबर ऑफ आवर ज़्यादा देने पड़ेंगे इंग्लिश सेक्शन के लिए, आपको वहीं 3.5 घंटे के आसपास देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो एज इंग्लिश मीडियम वाला पे हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ के उसके लिए निकालना पड़ेगा। रीजनिंग का यह है कि आप 2 दिन के अंदर 1.5 घंटा दे दो, ये बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर नहीं हो, आपने सीजीएल सीएचएसएल की पहले प्रिपरेशन कर रखी है,
आपको बेसिक मैथ्स और रीजनिंग आता है तो ये वाला पोर्शन भी आप मैथ्स और रीजनिंग वाला यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और कम टाइम देंगे, रीजनिंग तो शायद आपको करने की जरूरत नहीं, जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी बस वही रिवाइज कर लेंगे जो सीरियल CHSL के लिए पढ़ा है। ये वाला पोर्शन पूरा कट हो जाएगा आपका। और अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा तो मैथ्स में भी आप बस रिवीजन कर सकते हैं, अर्थमेटिक पोर्शन जो आपने पहले पढ़ा, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो फिर आपको फिर जीके नंबर ऑफ आवर्स आप इंग्लिश में पढ़ा लेंगे और अपने जीके में पढ़ा लेंगे। बिगिनर हैं तो रीजनिंग को हर 2 दिन में 1.5 घंटा दे दो, उसमें आपको रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो भी टीचर्स के स्पेसिफिक टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके कोर्स को एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है। जो हम आरबी एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, आरबी एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वहाँ पे रीजनिंग वाले सर ने जो करा रखा है वो फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस आपको MTS कोर्स में मिलेगा ही, तो वो एक बार बस गो थ्रू करना है। और उनमें से 1-2 टॉपिक्स हैं जिनके आपको एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस करनी है, डेट विल बी मोर देन इनफ फॉर MTS एग्जाम, ठीक है। और बाकी मैथ्स के लिए हर बिगिनर्स के लिए हर 2 दिन में 2 घंटे निकाल लो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर नहीं हो तो आप स्किप करके चल सकते हो फॉर नाउ। अभी कम से कम 1 से 1.5 महीना तो सिर्फ जीके और इंग्लिश पे ही अपना फोकस बनाए रखें, मेन टारगेट अगर MTS एग्जामिनेशन है, ठीक है। दिन का एक चीज बहुत जरूरी है कि 1 घंटा आप रिवीजन का जरूर रखें जो भी आपने पढ़ा। देखो जीके में सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। अगर आपको जीके का ना आपने एक लेक्चर देखा से आपने राधिका मैम का एक लेक्चर देखा साइंस का, या जीके का चलो मान लो यूट्यूब पे आपने क्रैश कोर्स देखा राधिका मैम का 2.5 घंटे का बायोलॉजी का, क्या वो क्रैश कोर्स की वीडियो सिर्फ देखने से आपको सारा काम चल जाएगा, या फिर डिटेल्ड कोर्स की आपने सारी वीडियोस देख ली उससे काम चल जाएगा? नहीं, आपको जो भी चीजें बताई जा रही है वो रटनी है, वो दिमाग में बैठी होनी चाहिए एग्जाम में, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तभी आप मान लो आपने आज वीडियो देख ली, एग्जाम दिन जा रहे हैं, उससे 2 दिन पहले देखेंगे आप सब कुछ भूल चुके होंगे उस वीडियो का, तो जो भी चीजें आप जीके में पढ़ रहे हो वो बिल्कुल नील हो जाएगी अगर उसकी आपने साथ ही साथ उसे पूरा अच्छे तरीके से याद नहीं करा, मेमोराइज नहीं करा। तो जो भी आपने पढ़ा से दिन में आपने क्या करा, जीके की 45 मिनट की एक सेक्शन लिया, उसकी वीडियो देखी, तो उसे 45 मिनट और लगभग लग सकते हैं आपके उसे रिटेन करने के लिए, मेमोरी में सेव करने के लिए अपनी दिमाग की। और फिर उसे रात को 15 मिनट उसे और लग सकते हैं उसे रात को रिवाइज करने में। लेकिन आपने ये स्टेजेस कर ली कि पहले वीडियो देख ली, ठीक है, उसके कंटेंट को रिवाइज मेमोराइज कर लिया और उसके बाद उसका रिवीजन कर लिया, इतना आपने कर लिया 1 दिन के अंदर, तो ये चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब वीकली रिवीजन करनी पड़ेगी, मंथली रिवीजन करनी पड़ेगी, उस पाएंगे, लेकिन ये है कि ये चीज आप एग्जाम में अब यूज करने लायक बन जाओगे, ठीक है। अब बार बार आपको उसके लिए ना बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपने नोट्स देखे, अपने उस पर नजर मारी, काम खत्म, ठीक है। नोट्स भी आप खुद से बनाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन अगर आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स भी मिल जाए जो टीचर पढ़ा रहा है तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है, आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। तो हो सकता है कि ये 45 मिनट जो आप देख रहे हैं ये 45 मिनट की जगह आपका एक टाइम रिड्यूस हो गए, ये 20 से 25 मिनट पे भी आ जाए। क्या ये सारी की सारी चीजें क्लियर है? तो 15-20 मिनट आपकी रोज की ये और बचेंगी। तो जीके में खास तौर पर याद रखें जो भी पढ़ा जब तक रिवीजन नहीं करोगे वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सेम गोज विद इंग्लिश में, आप वोकेबलरी पढ़ रहे हैं या खाली वोकेबलरी की कोई वीडियो देख ली या कहीं से रीड कर लिया, रीड करना काफ़ी नहीं है, उसे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वोकेबलरी में भी ऐसे ही टाइम जाता है और आपका इसके अंदर भी टाइम जाएगा, ठीक। मैथ्स और रीजनिंग में रिवीजन जल्दी हो जाती है, जीके और इंग्लिश में टाइम लगता है क्योंकि मेमोराइज करनी है चीज़ें सारी की सारी। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स की बात करूं, अगेन मैथ्स के लिए वही 2 दिन में मतलब एक हर ऑल्टरनेटिव पे बैठे 2 घंटे मैथ्स खोला और अपना पढ़ लिया, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको 3.5 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप बिगिनर हो, इससे कम में काम चलेगा ही नहीं इंग्लिश, क्योंकि आपको वोकेबलरी सबसे पहले तो अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपनी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे करना है, और आपको ग्रामर भी सीखनी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रीजनिंग के लिए, आप 2 दिन में वही 1.5 घंटा दे सकते हैं, जीके के 3 घंटे डेली बेसिस पे देना स्टार्ट कर दें और एक एक्स्ट्रा आवर अपना रिवीजन का रखें। अब ये देखो जिन लोगों की इंग्लिश पहले से ठीक है तो जीके के नंबर ऑफ आवर्स अपने बढ़ाते रहें। आपको इनमें से कुछ भी लगता है कि आपको ऑलरेडी बेटर कवर्ड है तो वो नंबर ऑफ आवर्स आपको जीको में एड ऑन करने हैं, जितना ज़्यादा एड ऑन करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर एग्जाम में कर पाएंगे। सीधी सी बात है कि 3 घंटे में आप लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे, 3 घंटे के लिए 5 घंटे अगर आप जीके में दे पाएँ तो आपने 66.66% क्या कर दिया, अपने एफर्ट्स को बढ़ा दिए, तो एग्जाम में जो आउटपुट मिलेगा वो भी तो आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, राइट। तो ये बिगिनर के लिए है, लेकिन अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो अपने जीके के नंबर ऑफ आवर्स धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। हमें जीके सब कुछ कवर करके जाना है, ठीक है, और इंग्लिश भी पूरा कवर करके जाना है, मेन टारगेट ये है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। मैं बस एक रफ आइडिया आपको यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको ये फॉलो करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से अपना प्लान डिजाइन करना है कि दोनों सेक्शंस को आपको टाइम मिले, ठीक है। अब डेली बेसिस पे हमने जो चीज़ें बताई, अब मैं इंग्लिश का ब्रेकअप करता हूँ। जैसे हमारे पास 1.5 घंटा तो आप डेली बेसिस पे क्या दें, इंग्लिश में वोकेबलरी को दें, ठीक है।
जिसमें आप 40 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लेंगे, बेसिक वोकेबलरी के वर्ड्स याद कर लेंगे, ओडब्ल्यूएस कर लेंगे, या फिर कुछ टीचर्स की वीडियो जैसे वर्ड पावर मेडिजी के सेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वो देख लिए। ठीक है, कम से कम 1.5 घंटा आपको वोकेबलरी का देना है। अगर ज़्यादा वीक है तो आप 2 घंटे भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो आप 1 घंटा ग्रामर पोर्शन को दें। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो आपको 2 घंटे देने हैं ग्रामर को। क्यों 1 घंटा और 2 घंटे का डिस्टिंक्शन है? क्योंकि ग्रामर पोर्शन देखो, वोकेबलरी सबको पढ़नी है, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, सबकी वीक होती है वोकेबलरी, लेकिन अगर नए हैं तो। लेकिन अगर ग्रामर पोर्शन की बात करूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश में सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर होती है, तो वो चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। एक बार ग्रामर रूल बताया तो उनके दिमाग में जल्दी बैठता है एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, और उन्हें फिर प्रैक्टिस भी थोड़ी कम लगती है ग्रामर की एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करने, ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिससे कि रिटेंशन अच्छी बने रहे, इसलिए उनके नंबर ऑफ आवर्स मैंने थोड़े से ग्रामर पोर्शन में बढ़ा दिए, लेकिन वोकेबलरी सबको बराबर देना है टाइम। ठीक है, अब कर तरीका क्या होता है हमारे पास, दिन में, एक दिन में ही करना आपको ये वाला काम। ऐसा मत करना कि एक दिन में सिर्फ 4 घंटे वोकेबलरी कर ली और एक दिन बैठ के 3 घंटे ग्रामर, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, आप शेड्यूल बना के चलो, ये प्रोसेस फॉलो करोगे, आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में कितने इडियम्स एंड फ्रेजेस, 2400 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो जाएंगे, 2400-2500 वर्ड्स याद हो जाएंगे, तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। ठीक है, एब्रप्टली आपने उठाया, हफ्ते में एक दिन वोकेबलरी उठा ली, या हफ्ते में एक दिन ऐसा उठा लिया, तो एक दिन में वोकेबलरी के आप 200-300 वर्ड्स में आपको दे दूं याद करने को, आप नहीं कर सकते। ठीक है, डेली बेसिस पे करोगे तो आपको मजा भी आएगा, एक शेड्यूल बनेगा और इंटरेस्ट लास्ट तक रहेगा आपका। ठीक, उसके बाद ग्रामर का ऐसे करा। ग्रामर पोर्शन में क्या करना है आपको, वोकेबलरी को भी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी एक चैप्टर टीचर से आपने क्या करा, आपने किसी टीचर का कोर्स लिया हुआ है, या फिर आप किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या अमन सर से पढ़ रहे हैं आरबी चैनल पे, जो भी है, आपने एक चैप्टर सर से क्या करा, मान लो दिन का मैंने 1 घंटा बताया, 2 घंटे बताया, उस हिसाब से वो वीडियो देख ली। ठीक है, उस वीडियो को डिपेंड करता है कि टॉपिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे, आप 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं या फिर नॉर्मल स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो देखिए आपने, उसके नोट्स बना लिए खुद से। ठीक है, उसके अलावा नोट्स बनाने के साथ साथ आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टीचर्स ने भी या तो क्लास के एंड में करवा रखा होगा तो उससे आपका काम चल जाएगा। बाकी केडी कैंपस की नीतू सिंह मैम की बुक होती है, उसमें लास्ट में हर चैप्टर के बाद ग्रामर रूल्स के बाद एक्सरसाइज दे रखी होती है, तो वो एक्सरसाइज से आप उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर आप ग्रामर के दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, फिर तीसरे चैप्टर पे, इस तरीके से चलता रहेगा। कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं, कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, बट आप एक डेली शेड्यूल के साथ करेंगे तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने 1-2 घंटे लिखा है, इट्स लाइक एक रफ आइडिया है, लेकिन उससे हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग रहा हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप मैनेज करेंगे कितने नंबर ऑफ वीडियोज हैं, उसे कैसे स्प्लिट करें और कैसे कैसे चलना है। ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, कुछ टीचर्स ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स एग्जाम के स्पेसिफिक पढ़ाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको टाइम भी अपना फ्रेम करना पड़ेगा जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं। जैसे जो आरबी कोर्सेज, आरबी से एमटीएस का कोर्स करेगा तो उन्हें मैं बताऊंगा कि हाँ टोटल इतना कोर्स है, इसमें इतना टाइम लगेगा, तुम ऐसे ऐसे लेके चलो, उनके लिए डिटेल शेड्यूल अलग होगा। लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए जनरल बनाते कैसे हैं वो चीज़ में यहाँ पे सीख लो। ठीक है, तो एक चैप्टर आपने करा टीचर से, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइलेशन मिल जाए, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, सारे नहीं, सारे करने का टाइम नहीं होगा आपके पास, कि हर एक टाइप का एक एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए हर एक ग्रामर रूल के ऊपर, या फिर आपने जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड्स उनमें से जिसमें लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं उस चैप्टर के, वो सोल्व कर लिए, वहाँ आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है, लेकिन प्रीवियस चैप्टर को रिवीजन साथ के साथ करते रहना है ऑन द टाइमली बेसिस। हर हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट जो पढ़ रखा है उसकी रिवीजन करें, जो अच्छे क्वेश्चन जिन रूल में बार बार फंस रहे हो उन्हें बार बार रिवाइज करो। ठीक है, करने पड़ेंगे वो, तब जाके एग्जाम में यूज होंगे, तो ये होगा। अच्छा, ग्रामर को लेके ना काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक मत होना कि भैया मेरे पास इस पर्टिकुलर ग्रामर में ये बहुत ज़्यादा एरर हो ही रहे हैं या कहीं स्टक हो रहे हैं। ठीक है, अपनी वोकेबलरी एक ऐसा सेक्शन है जो आपको एज दिलवाएगा। ठीक है, ग्रामर एसएससी कई बार बहुत आसान भी पूछ लेता है, और ग्रामर में लोग कर भी देते हैं सारे के सारे। मॉक टेस्ट देंगे, पता चलेगा मुश्किल ग्रामर की चीज़ें पूछ ली, लेकिन काफ़ी टाइम से एसएससी का ट्रेंड देखा जा रहा है कि स्पेसिफिक टाइप के ग्रामर के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स, राइट। तो ग्रामर को लेके अपने दिमाग में ये मत करना कि बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ें ही प्रैक्टिस करेंगे या सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मैंने 50 क्वेश्चन ग्रामर के प्रैक्टिस करे, उसमें सर 45 ही बने, 5 छूट गए, तो अब मैं क्या उन्हीं 5 क्वेश्चन के पीछे लगा रहा हूँ? नहीं, आपको बेसिक अपनी तैयारी करनी है, आपको आगे बढ़ जाना है, डेट्स ऑल। ठीक है, आपको जो टारगेट है अपनी वोकेबलरी को एसएससी की प्रीवियस ईयर की सारी वोकेबलरी अपनी कवर करते रहें, वोकेबलरी अपनी इनहेंस रखेंगे, ग्रामर आप रिवाइज करते रहो अपना, धीरे धीरे आपका अच्छा हो ही जाएगा। ठीक, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हैं वो अभी रीडिंग करने में ज़्यादा फोकस ना करें,
ठीक है, अभी वो थोड़ा टाइम पहले ग्रामर रूल सीख लें, कुछ वोकेबलरी अपनी इन्हेंस कर लें, उसके बाद आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रीडिंग में आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और चीज़, कोई बुक्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह आप रीड करना चाहें तो वो भी फ्री टाइम में कर सकते हैं। फिक्शन बुक उठा लेना अगर नॉवेल्स वगैरह रीड करनी है, क्योंकि फिक्शन बुक में आपको क्या आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। या फिर कोई मोटिवेशनल बुक भी उठा सकते हैं, लेकिन मोटिवेशनल बुक में ना जो वर्ड्स होते हैं बहुत आसान होते हैं, बट कोई नहीं, अभी के लिए मैं कह रहा हूँ चलो मोटिवेशनल बुक उठा ली, ठीक है। तो मोटिवेशनल बुक में क्या करा, सुबह आधा घंटा पढ़ लिया, सुबह सुबह आप मोटिवेशनल बुक पढ़ लोगे तो आप बूस्टअप हो जाओगे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है। और उसमें जो वर्ड मिले इंग्लिश के वो नोट डाउन कर लिया, उसका मीनिंग लिख लिया। जरूरी नहीं है कि आपको बुक की ही वोकैबुलरी करनी है, वोकैबुलरी कुछ ऐसा नहीं है एसएससी में कि फिक्स कर दिया कि प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी इसी में से क्वेश्चन उठा के देंगे। वोकैबुलरी कहीं से कुछ भी आ सकती है, ठीक है। जहां से आपको वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी मिले वो सारी इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में मिल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, कहीं और मिल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आधा घंटा अगर आपने रीडिंग के लिए दिया, जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स खासतौर पर उनके लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें से आपने क्या करा, जो भी नया वर्ड मिला आपको वो पिक कर लिया। जब आपकी ग्रामर वगैरह कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी, तो आप फिर ये भी चेक करें जब भी रीड कर रहे हैं कि इसमें कोई पर्टिकुलर लाइन लिखी हुई है, ठीक है, उसमें कोई एडजेक्टिव का रूल लगा हुआ है, तो वो वैसे ही क्यों हुआ, उसमें अंदर कुछ और नहीं कर सकते क्या? थोड़ा थोड़ा थॉट लगाएंगे उसके ऊपर तो भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फिक्शनल बुक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिक्शनल बुक्स में ये होगा कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, आप बोर नहीं होगे, तो आपकी रीडिंग जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करेंगे, और जो भी वर्ड्स हो गए आप उसके साथ साथ अपनी कॉपी एक बना लें सेपरेट, उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। कॉपी बना लें, खाली बुक के ऊपर लिखने से काम नहीं चलेगा। या तो ऐसा कर सकते हैं आप जब पढ़ रहे हैं तब बुक के ऊपर ही लिख लिया, लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक एक बार सारे के सारे एक सेपरेट कॉपी में सारे वर्ड जो भी आपको बुक के अंदर नहीं मिले पढ़ते टाइम, या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उससे अगर रीडिंग कर रहे हैं आप, तो उसके सारे के सारे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके एक नोटबुक में नोट कर लिए, ठीक है। तो ये होगा आपका रीडिंग के लिए। इंग्लिश के लिए यही, बाकी जो टाइम मैंने लिखा है ये कोई फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होमोनिम्स पे भी थोड़ा ध्यान रखना, सिलेबस में भी आपको होमोनिम्स लिखा हुआ है, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब जिनका 15 आप याद करते हुए चलें तो आपके एग्जाम तक 200-250 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो आपका जल्दी निपट जाएगा 15 दिन के अंदर, 15-15 भी करेंगे तो 15 दिन के अंदर आपके फ्रेजल वर्ब सारे इंपॉर्टेंट निपट जाएंगे। एसपी बख्शी में अच्छे दे रखे हैं तो एसपी बख्शी के आप यूज कर सकते हैं, एसपी बख्शी बुक के रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी किसी और बुक में भी अच्छे हो तो मुझे अभी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है उस बुक का, जोन सी आपके पास बुक है उससे कर लेना, ठीक है। होमोनिम्स है, होमोनिम्स भी आप क्या कर सकते हैं, जिस बुक में अवेलेबल हो आप दिन का, जब ये खत्म हो जाए फ्रेजल वर्ब्स तो होमोनिम्स स्टार्ट कर देना 15 से 20, फिर ये खत्म हो जाए तो कोई और टॉपिक है वोकैबुलरी का वो स्टार्ट कर देना, बाकी 40 और ये 40 और ये 40 इडियम्स फ्रेंड्स, 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंटोनिम्स मत पढ़ना, एंटोनिम्स अवॉइड करना, सिनोनिम्स अपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना। सिनोनिम्स जब हम रीड करते हैं तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स आपको जरूरी नहीं है आप सेपरेटली सिनोनिम्स को पढ़ें, उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, वर्ड्स पढ़ने हैं, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड आपने बुक में देखा, एक सेपरेट कॉपी आपके पास होनी चाहिए 100%, उस कॉपी को बना के रखें। कोई भी वर्ड आपने बुक में देखा, उस कॉपी के अंदर उस वर्ड को नोट किया, डिक्शनरी खोली, डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखा, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस क्या है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए उस वर्ड की। जरूरी नहीं है कि आप अपनी नोटबुक के अंदर वो सेंटेंस को नोट करें, डिक्शनरी में ही रह सकता है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए उस वर्ड का मतलब क्या है। अगर रिवीजन साथ के साथ करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लगे वर्ड बहुत मुश्किल है तो उसका सेंटेंस जो दे रखा है डिक्शनरी के अंदर वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वर्ड है उसका मीनिंग है, उसके साथ साथ डिक्शनरी के अंदर आप जो भी अच्छी डिक्शनरी यूज करेंगे, मैरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी होती है, मैंने तो वो यूज करी थी अपने टाइम पे, हो सकता है और कोई भी बेटर डिक्शनरी अभी चल रही हो तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। कोई इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी भी होती हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। कुछ लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश टू इंग्लिश वाली ही डिक्शनरी फॉलो करनी चाहिए। देखो सभी लोगों को इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं होती, कोई इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी भी आपके लिए काम कर जाएगी। तो ये मैरियम वेबस्टर तो इंग्लिश टू इंग्लिश है, आप इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी को भी फॉलो कर सकते हैं। तरीका आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी वर्ड देखा उसके मीनिंग वगैरह लिख लिए, जो भी वर्ड है, ठीक है, उसके सिनोनिम्स देखे आपने, ठीक है। मान लो एक वर्ड है उसके 4 सिनोनिम्स आए, अब सिनोनिम्स का मतलब उनका मतलब एक जैसा होगा लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। तो जब आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे उस वर्ड को और उसके 4 मीनिंग्स आपने यहाँ पे रखे, तो इन चारों मीनिंग्स को साथ में लिखेंगे जिससे कि आपको याद रहे, आप ग्रुपिंग में वर्ड्स को याद करें, क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड आया और एग्जाम में सिनोनिम्स वगैरह पूछ ले या मतलब पूछ लिया नॉर्मल भी, तो आपको पता होना चाहिए कि किसे सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है। पहले तो ये कि जैसे बैड होता है बुरा, गुड होता है अच्छा, तो गुड से रिलेटेड जितने भी वर्ड हो गए, वेल हो गया, ठीक है, बेटर हो गया, मतलब वो तो सेकंड वो आ गया, बट जो भी वर्ड्स बन रहे हैं तो वो वर्ड पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है,
ठीक है, ये हमने समझा। तो एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन से काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है कि आपको ये भी पता हो कि वर्ड पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है, राइट। उसके अलावा वर्ड है उसके सिनोनिम्स देख लिए, सिनोनिम्स का भी मतलब देखना है आपको कि सिनोनिम क्या कहना चाह रहा है, इसमें इस वर्ड में और इसके सिनोनिम में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा, और वो डिफरेंस आपका क्लोज टेस्ट में मदद करेगा या एरर करेक्शन में मदद करेगा, राइट। तो वो सिनोनिम्स देख लिए, साथ के साथ लिख लिया, और इनमें जो जो डिफरेंस है वो भी एक बार देख लिया, और छोटा सा कॉपी में अपना नोट करके रख लिया कि क्या क्या डिफरेंस है। एक तो अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच होती है हमारी वोकैबुलरी को याद करने की, कि हम रूट वर्ड्स की मदद से वोकैबुलरी को याद करते हैं। तो रूट वर्ड्स के लिए वर्ड पावर मेडी जी के सेशंस आप यूट्यूब पर अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे ही 11-12, वो देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, काफ़ी सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे और मज़ा भी आएगा आपको सीखने में। अमन त्रिवेदी सर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा ये हो गया हमारा वोकैबुलरी वाला सेक्शन। मार्केट में कुछ निमोनिक्स की बुक भी अवेलेबल है वोकैबुलरी के लिए, जैसे छोटी छोटी सी बुक्स आती हैं 1000 वर्ड्स, ठीक है, उसमें स्टोरी की तरह से निमोनिक्स की हेल्प से या किसी टीचर की आती हो निमोनिक्स वाली बुक, वो भी आप ले सकते हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी वोकैबुलरी को कवर कर सकते हैं, ठीक है, उससे मदद मिलती है। क्योंकि स्टार्टिंग में इतने सारे वर्ड याद नहीं रहेंगे, निमोनिक्स की हेल्प से एक बार पिक्चर बन गई तो वो याद रहेंगे, और उसी से आप फ्यूचर में रिवाइज भी कर सकते हो। आप ये सोचें कि मैंने कोई वर्ड उठाया और मैं उसे रटना स्टार्ट करूंगा, उसका मतलब देखा और रट लिया, इम्पॉसिबल काम है। आप दिन में 40 वर्ड आज तो पहले दिन तो कर लेंगे, दूसरे दिन तो कर लेंगे, तीसरे दिन 40 वर्ड्स आप नहीं कर पाएंगे, आप पहले के 80 भूल चुके होंगे, चाहे आप रिवाइज भी करते रहें। तो निमोनिक्स की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, रूट वर्ड्स की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, और बेसिक जो मैंने तरीका बताया कि वर्ड देखा उसके सिनोनिम्स देखे, उनके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, उनके सेंटेंसेस पढ़े। जब आप एक वर्ड पे थोड़ा काम कर लेंगे तो वो वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है? तो टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, आप घबराना मत। स्टार्टिंग में हो सकता है कि मैं ये 40 वर्ड बेस 40 वोकैबुलरी के वर्ड देखे। अब 40 का मतलब क्या है कि जब मैंने अपना वर्ड देखा, इसके 4 सिनोनिम्स लिखे, तो ये 5 वर्ड हो गए, सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ठीक है। और आप फिर इस तरीके से करेंगे तो 40 नहीं, जनरली आप बुक में टारगेट लेंगे, बुक के 20 या 30 वर्ड आपने उठाए और उसके सिनोनिम्स वगैरह लिख के स्टार्टिंग में इन 30 वर्ड को करने में ही हो सकता है आपका 1.5 घंटा चला जाए। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे जो 1.5 घंटे में अभी 30 वर्ड करे आपने बुक के, वो आपके 50 वर्ड या 60 वर्ड हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आप ऑलरेडी आगे से कंप्लीट कर चुके हैं जब इस फ्लो में चल रहे हैं, क्योंकि उनके सिनोनिम्स लिख रहे हैं, क्योंकि वो रिपीट होने लग जाएंगे वर्ड्स। तो स्टार्टिंग के वर्ड्स याद करने में मुश्किल होगी, बाद में रिपीटेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने लगेगी अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? आई होप इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे समझ आ रही होगी। आगे बढ़ता हूँ। मैथ्स। मैथ्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आप क्या करें, टीचर से पढ़ें इंस्टीट्यूट ऑफ सॉल्विंग पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हजारों हैं, एमटीएस के भी अगर सारे के सारे पीवाईक्यू मैंने जैसे पेड कोर्स में दे रखी हैं पीडीएफ 2020 के 2021 के, परसेंटेज के ही आप देखेंगे 180 180 नहीं 100 के आसपास क्वेश्चन 2020 के हैं। 2021 के एमटीएस के निकालूंगा वो 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे। उसके बाद उससे पिछले साल के भी अगर आप उठा लें किसी बुक से एमटीएस, खाली एमटीएस के 500 से 600 क्वेश्चन हो जाएंगे खाली परसेंटेज के। उसके बाद सीजीएल के एचएसएल के भी वाले लेवल, क्योंकि वो टॉपिक तो वही है, वो भी पूछे जा सकते हैं। वो सारे अगर आप पिछले 4 साल के भी कंपाइल करेंगे ना, खाली परसेंटेज चैप्टर के आपके 1500-2000 क्वेश्चंस बन जाएंगे। वो सब सोल्व ना करें, उससे सोल्व करके क्या ही फायदा है उसका। आप एक टीचर से पढ़ें, टीचर्स की अगर जैसे मैंने यूट्यूब पर डाली हुई क्रैश कोर्स की वीडियो, परसेंटेज का क्रैश कोर्स डाला हुआ है, वो कितने घंटे का है, वो है मतलब लगभग 2.5 घंटे का, 2.5 से 2.75 घंटे का, राइट। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक पे मैंने काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपने थोड़ा सा भी परसेंटेज कहीं से पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने वो देख लिया, सारे टाइप्स आपके मैक्सिमम जो टाइप्स हैं वो कवर हो जाएंगे। उसमें कुछ मैंने 60 क्वेश्चंस या के आसपास कराए होंगे, 50 से 60 क्वेश्चंस, आपका काम चल जाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा आप कर पाओगे, इतना उससे हो जाएगा कवर, ये छूटेगा नहीं परसेंटेज का क्वेश्चन। तो हमेशा ये बेटर होता है कि आप एक टीचर जो कि इसी फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, आप उससे पढ़ें, जिससे कि कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है। तो बिगिनर है चाहे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्सेज की ही नीड है, आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोज का भी अगर एक्सेस देख रहे हैं किसी टीचर की, जो रेप्यूटेड टीचर जो सही पढ़ आपको गलत गाइड नहीं करेगा चीज़ों को लेकर, और आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, उससे अपना कवर करें, ठीक है। जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं अगर उनके क्लास नोट्स मिल जाते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, बाकी खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो आगे तक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ चैप्टर्स अच्छे से कवर करने हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, 1 घंटे की वीडियो अगर आपने देख ली सिंप्लीफिकेशन की, बेसिक बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन उसमें से आएगा, और एक बार आपने अच्छे से सीख लिया, क्योंकि एमटीएस में टाइम की दिक्कत नहीं होती है, तो आप सही करके आएंगे और उसमें नंबर मिलेंगे। फिर हो गया आपका परसेंटेज, फिर हो गया रेशियो, फिर एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी आता है। आपका टाइम एंड वर्क हो गया, लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे, इजी टॉपिक है, और एलसीएम एचसीएफ तो लिख दिया था मैंने यहाँ पे, दोबारा क्यों लिख दिया, ठीक है। एक डिविजिबिलिटी रूल लिख लो इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविजिबिलिटी रूल्स
और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स पे आपका, नंबर सिस्टम में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नंबर सिस्टम का वैसे भी कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, एमटीएस में नहीं पूछते ज़्यादा रिमाइंडर कॉन्सेप्ट या बाकी चीज़ों पे। तो इसको मैं डिविजिबिलिटी रूल कर सकते हो, टाइम मिले तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का बेसिक, सिर्फ बेसिक, कोई विल्सन थ्योरम, टोसेंट मेथड ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर कंसेप्ट का बेसिक, ठीक है। एमटीएस के लिए इतना आपके लिए क्या रहेगा, बिल्कुल काफ़ी रहेगा, ठीक है। ये टॉपिक्स आप साथ के साथ, अभी जो मैंने बताया ना आपको 2 दिन में 2 घंटे निकालना, बस इतने टॉपिक्स आप अभी के लिए अपने 2 महीने के अंदर प्रिपेयर करके रखें। अगर एमटीएस का कोई आया हमारे पास गाइडलाइंस कि चलो यार थोड़ा कि सेपरेट ही कट ऑफ निकलेगी सेक्शन 1 की, और वो हायर स्टैंडर्ड्स पे रखेंगे कि चलो 120 में 90 निकालनी है या 95 में निकालनी है, तो अगर आपका इतना कवर होगा तो आप घबराओगे नहीं, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो कम टाइम में आप क्रैश कोर्सेज की वजह से बेसिक वीडियो 2-2 घंटे की बाकी टॉपिक्स की देख के कवर कर सकते हैं। ये वाले टॉपिक्स थोड़ा अच्छे तरीके से कवर कर लो, सीजीएल सीएचएसएल आगे दोगे उनके में भी काम आएगा, ये आपको एमटीएस में ये काफ़ी अच्छी एज दिला देगा आपको, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और वेटेज अच्छी है इनकी, और जैसे परसेंटेज या रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा आपको अर्थमेटिक का अगर ये दोनों टॉपिक्स नहीं करे। 3 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, डीआई तो आसान ही होता है, ठीक है, डीआई तो देख के समझ आ ही जाता है क्या करना है, तो 3 क्वेश्चन आप डीआई के कर लेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके 25 में से यहाँ पे 13-14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन इन टॉपिक्स हो जाएंगे। बाकी टॉपिक्स जो मुश्किल है वो बात की बात है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा बेसिक देख के चले जाएंगे एग्जाम में अगर कुछ हुआ तो इतना कर लें बस अभी के लिए 2 महीने के अंदर। लास्ट मोमेंट पे देखेंगे आगे, और अगर टाइम बचा तो और चीज़ों को, अपनी नॉलेज को बाकी टॉपिक्स से एनहेंस कर लेंगे। एवरेज का बिल्कुल बेसिक देख लेंगे कि बेसिक क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो बने वो आप कर पाए, और कोई लंबे क्वेश्चन भी आते हैं तो वो बेसिक से किए जा सकते हैं एवरेज के भी। तो ये टॉपिक्स जो मैंने बताया ये अच्छे से अपना कवर करके रखें, बाकी मैं करवा दूंगा जो भी होगा, ठीक है। एक प्लेलिस्ट है मैथ्स की एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स करके, उस प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोज अवेलेबल है, आप उन वीडियोज को हेल्प से भी ये वाले टॉपिक्स को कर सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी सी बेसिक्स आपकी क्लियर है तो। रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, किसी भी टीचर का बेसिक कोर्स आपने देख लिया रीजनिंग का, सीजीएल का क्रैश कोर्स देख लिया, या फिर सीएचएस का क्रैश कोर्स देख लिया, या फिर आपने एमटीएस स्पेसिफिक कोर्स कर लिया कहीं से भी, ठीक है, उसके नोट्स अच्छे तरीके से अपने पास रखो, और उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं आपके वो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, जैसे मिसिंग टर्म हो गया, सीरीज हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चन एमटीएस में पूछे जाते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एमटीएस के ही कर लो 2020 और 21 के, इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिटेल में सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत नहीं है रीजनिंग और मैथ्स के लिए। आगे मैं बात करता हूँ जीके। जीके सेक्शन एक देखो ऐसा सेक्शन है कि जिसमें आपको टीचर्स की मदद की रिक्वायरमेंट होगी, और जीके को अच्छे तरीके से पढ़ें। जीके में अभी आप क्रैश कोर्सेज की तरफ ना जाएं, अगर टाइम कम बचा है तो क्रैश कोर्सेज देखें, बट अभी के लिए अभी आप कोशिश करें चीज़ों को लर्न करने की, जिससे कि आपको कुछ भी छूटे ना जीके के अंदर, क्योंकि जीके ही ये डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या बनेगी, या आप सिलेक्शन में हो या नहीं हो। इंग्लिश काफ़ी लोग बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनकी इंग्लिश पहले से अच्छी है, ठीक है, जो मेन कंपटीशन होगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप सिलेक्शन तक पहुंच रहे हैं नहीं और पहुंच रहे, वो होगा हमारे पास जीके का, राइट। तो जीके अच्छी करनी पड़ेगी, जीके का कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं, और टाइम कम है। मैं देखता हूँ कुछ लोग जीके का कोर्स साल साल में कराते हैं, एसएससी के लिए भी बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। स्टार्ट करा क्लास को, बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया, टॉपिक लिख दिया, फिर उसके बाद एक टॉपिक को पकड़ा, उसमें हल्का सा लिखा, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, पढ़ने में आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा यूपीएससी लेवल तक सीख रहे हैं। लेकिन आपके पास क्या इतना टाइम है, क्या आप 1 साल के बाद एमटीएस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, या अभी 2 महीने के बाद आपको एमटीएस एग्जामिनेशन, ये समझना जरूरी है। क्या आपके पास जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, क्या आपके पास उसके नोट्स बनाने का टाइम है या नहीं है? नहीं है, राइट। देखिए इतना वास्ट है कि 2 महीने में तो खाली हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं की जा सकती अगर उसके बेसिक से एक चीज़ लेके चले और उसके नोट्स बनाते हुए चले। तो यू हैव टू लर्न इन अ कंसाइज वे, और आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि आप कम टाइम में ये सारी की सारी कवर कर पाएँ, या सारी पीडीएफ टीचर्स के पढ़ाई हुई के अवेलेबल होने चाहिए। टीचर्स की राइटिंग अच्छी है तो टीचर की राइटिंग में, अदरवाइज प्रिंटेबल फॉर्मेट में, राइट। और वो टीचर्स की मदद से आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे। कुछ लोग कहते हैं सर लूसेंट उठा लेते हैं, भैया लूसेंट तुम उठा तो लेते हो, लेकिन 3 दिन के बाद जो नींद आती है ना लूसेंट का एक पेज पढ़ते ही रोज, और पता चलेगा सिलेबस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो बड़ी दिक्कत आएगी। और लूसेंट में काफ़ी सारी चीज़ें या कोई और बुक्स भी अवेलेबल है, उनमें सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में सही तरीके से है भी नहीं, कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली गई हैं, क्योंकि वो जनरल बुक्स हैं, ठीक है, वो एसएससी स्पेसिफिक बुक्स नहीं है कि खाली एसएससी के लिए ही बनी है, राइट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो जीके का सिलेक्शन बड़े सही तरीके से आपको करना है। एक बार आपने टीचर से जीके का कोर्स कर लिया, किसी भी टीचर से, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लाइनर फॉर्मेट में, जैसे हम जीके की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आपको ज़्यादा मॉक्स वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 लाइनर फॉर्मेट की पीडीएफ से आप प्रीवियस 2-3 साल के एसएससी के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन फिजिक्स के उठा लिए, वो सारे एक बार देख लिया क्या क्या पूछ रहा है,
फिर केमिस्ट्री के उठा लेके देख लिया क्या क्या पूछ रहा है, फिर ज्योग्राफी के उठा लिए क्या क्या पूछ रहा है। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो टीचर ने कराया वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्या कहते हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या आप वो कर पा रहे हैं सारे के सारे या नहीं कर पा रहे, क्लियर है या नहीं है। तो बस इतना करना है आपको, पूरे 10-15 साल के जीके की उठाने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 या 3 साल के एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए उनके जीके के वन लाइनर क्वेश्चन कब करने हैं, जब आपने बेसिक कोर्स टीचर से कर लिया। खाली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से तैयारी नहीं होती, ठीक है। प्रीवियस एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट पे मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो पीवाईक्यू से तैयारी करते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। उस कॉन्सेप्ट पे 15 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। टीचर आएगा तो 15 के 15 की वन लाइनर फॉर्मेट में सारी चीजें समझा देगा, आपको बता देगा कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में। एक बार आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उस कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन है आप कर पाएंगे, ठीक है। या कॉन्सेप्ट का मतलब मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है, इसमें यहाँ पे टॉपिक कि चलो ये हार्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक करा दिया, उससे हार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा का सारा उसमें कवर्ड हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनेगा आप सारा कर पाएंगे। अब आपने क्या करा, खाली पीवाई क्यों उठा लिए, उसमें एक में पूछ लिया कि कौन कौन सी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं हार्ट से, उसमें फिर आगे एक में पूछ लिया कि हार्ट का वेट क्या होता है, या उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया, या लंग्स का वेट क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अगर बन रहा है, ठीक है, तो मल्टीपल एग्जाम में मान लो आपने प्रीवियस ईयर करे, हार्ट से रिलेटेड मैंने कहा 15 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ पे बने, वहां पे आपको एमसीक्यू में मिल गए 12 टाइप के क्वेश्चन। तो 3 टाइप के क्वेश्चन रह गए एग्जाम में, उसमें से पूछ लिया तो आप क्या करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और आपको एफर्ट ज्यादा लगेंगे क्योंकि रैंडम आपने एक साथ नहीं पढ़ा पूरा का पूरा टॉपिक, आपने स्प्लिट करके। अभी प्रीवियस ईयर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हार्ट से रिलेटेड आपका आया 10वें नंबर पे, फिर एक क्वेश्चन आया 100 क्वेश्चन के बाद हार्ट से रिलेटेड, तो बहुत ज्यादा टाइम आपका चला जाएगा। तो एक बार स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ें, उसके बाद प्रीवियस ईयर बुक को फॉलो करें या एमसीक्यू को फॉलो करें, उससे पहले नहीं। एक साथ में हिस्ट्री के 2 सेक्शंस को, सॉरी, एक साथ में जीके के 2 सेक्शंस को लेके चले। मैंने कहा आपको दिन का कितना निकालना है, 3 से 4 घंटे जीके के लिए निकालना है 2 महीने तक। उसमें एक सेक्शन आप 4 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो पूरी तरह से पक जाएंगे, मन नहीं करेगा आगे पढ़ने का, और आपको एफिशिएंसी भी आपकी डाउन हो जाएगी। ठीक है, एक बड़ी सही चीज मैंने सुनी थी कि जब आप पढ़ाई से बोर हो जाए तो चेंज द सब्जेक्ट। स्टूडेंट लाइफ में आपकी हॉबी ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे बहुत घूमने जाना है, वो कुछ कर रहा है। अभी आपको सिलेक्शन तक पहुंचे, सिलेक्शन के बाद अपनी हॉबीज क्रिएट कर लेना। अभी आपकी हॉबी होनी चाहिए सब्जेक्ट चेंज करना। एक सब्जेक्ट से थक गए, मैथ्स पढ़ के थक गए तो रीजनिंग उठा लिया, रीजनिंग पढ़ के थक गए तो आपने जीके उठा लिया, जीके पढ़ के थक गए तो इंग्लिश उठा लिया, ऐसे। तो जीके में भी अगर आपको 2 सेक्शंस कवर करने हैं तो इसमें क्या करें, जैसे आपने रूटीन बनाया, जैसे इंग्लिश और जीके को अगर मैं लेके चलूँ कि सुबह उठ के हमने क्या करा, सबसे पहले वोकैबलरी कर ली या ग्रामर रूल्स सीख लिए, क्योंकि सुबह माइंड अच्छा होता है तो ग्रामर रूल्स अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में जाएंगे। तो हमने क्या करा, सुबह ग्रामर रूल्स पढ़ लिए, ठीक है। 2-2 घंटे के स्लॉट बना लिए कि 2 घंटे बैठूंगा, तो लगातार ऐसा नहीं करना 1 घंटे बाद उठ रहे हो पढ़ाई से, ठीक है, फिर तो उठते ही रहोगे। जब एक सिटिंग में कोशिश करो नंबर ऑफ आवर्स एटलीस्ट 2 आवर्स तक दो, उसमें 2-3 मिनट का या 5 मिनट का बीच में ब्रेक लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन लंबा ब्रेक नहीं। 2 घंटे आपने क्या करा, सुबह उठ के चलो, या 1.5 घंटा 1 घंटा जितना भी आपको टाइम देना है कि ग्रामर रूल्स कर लिया, टाइम बच गया कि चलो ग्रामर रूल्स का इतना करना था, इतना हो गया, उसके बाद मैं वोकैबलरी कर लेता हूँ थोड़ा सा, साथ के साथ वो कवर कर लिया अपना, जो भी एक सेटिंग में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपने चेंज करा, अब सब्जेक्ट को चेंज कर दो। उससे आपने अब अगर अब जीके स्टार्ट करना है तो जीके में 2 सेक्शंस ले लिए जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपने चलो बायोलॉजी उठा लिया, एक जनरल साइंस का टॉपिक उठा लिया, एक आपने टॉपिक पैरेलली उठा दिया, चलो पॉलिटी, ठीक है। पहले पॉलिटी और बायोलॉजी वगैरह उठा सकते हो, ठीक है, ये दोनों सेक्शंस आपने उठा लिए। अब इसमें क्या करा, सुबह का जो 1 से 2 घंटे हैं आपके पास, उसके अंदर आपने बायोलॉजी को पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा आप इंग्लिश पे आ जाएंगे, इंग्लिश में वोकैबलरी करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट वाला सेशन है उसमें आप पॉलिटी को कवर करेंगे, ठीक है। तो एक साथ आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट जीके के लेके चलने हैं, और इंग्लिश में आपका एक तो ग्रामर वाला पोर्शन है और एक वोकैबलरी वाला। तो 4 सेक्शंस में आपका पूरा दिन स्प्लिट होगा, और आप वो अपने हिसाब से कि आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, आपका रूटीन क्या है, उस हिसाब से इसे स्प्लिट करेंगे। क्लियर है? तो दिस विल बी अ बेटर वे। और होता क्या है ना, अगर आप सारे सेक्शंस को साथ में लेते हुए चल रहे हैं तो आपको फायदा होता है कि आपके बीच में ना बीच बीच में पढ़ते पढ़ते फीलिंग आएगी, यार ये मेरा सब्जेक्ट बहुत लैक कर रहा है, ये वाला सब्जेक्ट बहुत लैक कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में आपका डर बढ़ जाता है। तो अगर सारे सेक्शंस को साथ में लेके चलेंगे तो आपका डर थोड़ा कम रहेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप रीजनिंग को साथ के साथ क्यों लेके चले कि आपको बाद में ये ना लगे कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है और उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। तो रीजनिंग और मैथ्स को जब बोर हो जाए, रीजनिंग और मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो जब इनसे पढ़ के बोर हो गए तो रीजनिंग की क्लास लगा ली, रीजनिंग ईजी होता है सब्जेक्ट।
ठीक है, और बोर हो गए तो मैथ्स की लगा ली, राइट। बाकी ये 4 सेक्शंस हमें मतलब ये मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग दो पार्ट में स्प्लिट करके करनी ही है। मॉक्स आपको इस सब्जेक्ट के लिए नहीं देने हैं ज़्यादा, सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स आप लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक फॉर्म में पीडीएफ भी आपको फ्रीली अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी आप किसी वेबसाइट से दे सकते हैं, क्योंकि देखो मॉक का काम क्या होता है कि आपको एग्जाम एटमॉस्फेयर एक बार प्रोवाइड कराना, ठीक है। उससे आपको अपना पेपर का एनालिसिस करते हो आपको पता चलता है आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, और सबसे बड़ी बात आपका टाइम, कि टाइम मैनेजमेंट आपको आता है। लेकिन एमटीएस एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। वो सीजीएल सीएचएस में जाते हो तो यहाँ टाइम की कमी पड़ती है, यहाँ पे टाइम की कमी आपके पास नहीं है। तो मॉक्स पे अभी से बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप हफ्ते में 2 मॉक्स दे सकते हैं, बट अभी के लिए जो बिगिनर्स हैं वो हफ्ते में 1 मॉक दें, वो भी क्या दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिससे कि आप पैटर्न को एक बार आप समझ पाएं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेट्स इट। ठीक है, अभी 1 मॉक दे लिए, चाहे तो फिर 1 महीने तक आप सिर्फ अपनी तैयारी करें, उसके बाद 1 मॉक दे लें, क्लियर। क्योंकि जब हम मॉक्स देते हैं तो हमें पता भी चलता है, वो भी प्रीवियस ईयर वाले मॉक्स बोल रहा हूँ मैं, उससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही है क्या वो एग्जाम रेलिवेंट है। ऐसा तो नहीं है हमें बहुत ज़्यादा डीप में खींचा जा रहा है, ठीक है। एक अटेम्प्ट तो लोगों का इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि उन्हें सही तरीके से गाइडेंस ही नहीं मिल पाती, उन्हें सही तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं पता होती कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। वो जेनरिक चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, टीचर उन्हें तैयार करा रहा है आगे के लिए यूपीएससी के लिए और वो देने वाले एमटीएस एग्जामिनेशन, राइट। तो इतनी डेप्थ में नॉलेज की भी आपको रिक्वायरमेंट, क्योंकि टाइम आपको देखना, आपके पास 2 महीने, अगर 1 साल बाद आपको एमटीएस देना है तो उसके लिए प्लान अलग होगा। उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप डीप में सारी चीजें पढ़ के जाओ भाई। एमटीएस क्या, अगर आपको यूपीएससी देना पड़े तो उसमें भी मदद मिलेगी आपको उस सेक्शन से, इतना डीप में पढ़ोगे कि चीज के खुद से नोट्स बनाओ, सारी चीजें करो। बट आपको 2 महीने बाद देना है पेपर, 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में आपको 2 महीने के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। इस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको चीजें अभी सीखनी है, जब 70% प्लस आपका सिलेबस हो जाए तो आप कोशिश कर सकते हो कि हफ्ते में 2 मॉक दे लिए। जब एग्जाम में आपके 15 दिन या 10 दिन बचे तो डेली का 1 मॉक दे लेना, दैट इज इनफ। इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो मेन फोकस आपको करना है चीज़ों को सीखने में, जितना ज़्यादा सीख के जाओगे उतना बेटर परफॉर्म करोगे आप एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये पीडीएफ्स हैं जो आरबी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। जीके की वन लाइनर वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैथ्स की जो मैं प्लेलिस्ट बता रहा था, आप इसमें से भी कुछ चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा मैथ्स आता है तो उनके लिए है ये, ठीक है। बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, जिन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है वो कोर्स से जाएंगे तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझाई जाती है, यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलते हैं हम, ठीक है। जीके के क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है 4-5 सेक्शंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैंने बताया क्रैश कोर्सेज तब काम आएंगे आपके जब आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको जल्दी जल्दी कवर करना है एटलीस्ट, तब के लिए। लेकिन अभी आप क्रैश कोर्सेज पे ना जाएं, अभी आप डिटेल में चीज़ों को एक बार सीख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए चल रहे हैं अप टू टीयर 2 लेवल, तो ऑफिसर्स बैच अवेलेबल है। इसमें हम वैलिडिटी के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि आपने ऑफिसर बैच लिया, आज आपने परचेज किया, 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, एग्जाम खत्म होते आपका कोर्स चला जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि आप खाली एमटीएस नहीं दोगे, खाली आप सीजीएल नहीं दोगे, आप खाली सीएचएसएल नहीं दोगे, आपको बाकी सारे, एक एस्पिरेंट सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहा होता है, तो उसे अगर एक बार वैलिडिटी मिल जाए, हमने कहा कि ऑफिसर बैच में हम 1999 में 9 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देते हैं। 9 मंथ्स में क्या होगा, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं लाइंड अप, ठीक है, चाहे आपका सीजीएल एग्जामिनेशन हो 2022 के लिए, 2022 के लिए जिन्होंने ये कोर्स लिया, बाई चांस उन्हें सीजीएल 2023 भी देना पड़ गया अपने ड्रीम पोस्ट तक पहुंचने के लिए, तो उनके पास बैच का एक्सेस रहेगा, क्योंकि 9 महीने वैलिडिटी तक 2023 भी निमट जाएगा आपका सीजीएल का। सीएचएसएल 2023, 2022 वो भी निकल जाएगा आपका, इसमें अभी आप परचेज करते हैं तो। एमटीएस है, एमटीएस मिल जाएगा आपका, ठीक है। एमटीएस का देखो सिलेबस अलग नहीं है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स कम है लेकिन पढ़ना तो आपको सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो जीके में कोई ज़्यादा वेरिएंस नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश भी आपको सारी पढ़नी है, जो सीजीएल सीएचएसएल के लिए पढ़ रहे हैं वही एमटीएस के लिए भी पढ़नी है, राइट। तो ये ऑफिसर बैच के साथ अगर आप एनरोल करते हैं तो इसमें आपका टीयर 2 लेवल तक अगर आपका सीजीएल सीएचएसएल देने का भी टारगेट है, सीजीएल सीएचएसएल अगर देने का टारगेट है तो दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। इसमें डेडिकेटेड टेलीग्राम भी चैनल भी मिलेगा, ग्रुप भी मिलेगा, जिसमें टीचर्स आपसे हफ्ते में एक बार लाइव आके बात भी करेंगे और आपके जो भी क्वेरी हैं उसे साथ के साथ सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज फॉर यू विद द वैलिडिटी ऑफ 9 मंथ्स। अगर आप खाली एमटीएस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एमटीएस को, तो ये आपका 1499 का है वैसे, लेकिन एमटीएस 2022 कोड लगाएंगे तो आपका जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 1099, ठीक है। 1099 में आपको सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। तो इसमें आपका ये वाला एमटीएस और 2023 वाला एमटीएस जो एग्जामिनेशन आएगा उसका भी आप उसे भी टारगेट करते हुए तैयारी अपनी कर सकते हैं। दोनों एमटीएस एग्जामिनेशन आपके लगभग प्रिपेयर हो जाएंगे। 6 महीने है, एमटीएस का सिलेबस भी कम है, 2 महीने में वैसे आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 3-4 महीने होंगे जिसमें आप पीडीएफ्स वगैरह यूज करके कवर कर पाएंगे।
ठीक है। डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहाँ पे मैं भी अवेलेबल हूँ, बाकी टीचर्स भी होंगे आपको टाइमली गाइड करने के लिए। हफ्ते में एक सेशन रखा जाएगा या आपकी क्वेरीज को अलग से ले लिया जाएगा और उन पर बात की जाएगी। ठीक है। बाकी ग्रुप में तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है मैथ्स का सोल्व करने में या जीके में कोई चीज़ से रिलेटेड कॉपी दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप ग्रुप में मैसेज कर देते हैं तो टीचर्स वहाँ पे कनेक्ट करके आपसे बात कर लेंगे, मतलब रिप्लाई कर। ठीक है। तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपके पास गाइडेंस की कमी, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आपका एक माहौल बन जाएगा क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल वहाँ पे कनेक्टेड होंगे तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग हैं 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी उन्होंने कोर्स में किया लेकिन उन्हें चीज़ें पता है तो वो आपको वहाँ पे सपोर्ट करते रहेंगे, तो आप अकेले नहीं पढ़ेंगे तैयारी के दौरान। ठीक है। और एक माहौल बन गया तो फिर आप सिलेक्शन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। टेल प्लान एमटीएस का 1 तारीख को प्रोवाइड किया। जितने भी क्लासेस हैं हमारी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हमने उनकी ई बुक्स भी क्रिएट कर दी हैं जिससे कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसकी बुक आपके पास अवेलेबल, आपने प्रिंट निकाला, आपको नोट्स ना बनाने पड़े, साथ के साथ वीडियो देखिए और साथ के साथ आप उससे रीड करते रहे और आगे बढ़ते रहे। कुछ एक्स्ट्रा नोट करना है तो जो पीडीएफ का प्रिंट निकालेंगे आप उसी में अपना नोट करते रहना, तो कम टाइम में आप कर पाएंगे। वरना 2 महीने में जीके करना इम्पॉसिबल है अगर आप स्मार्ट वेज को यूज नहीं करेंगे। और इसी पे हमारा काम चल रहा है कि किस तरह से आपकी तैयारी को सबसे आसान बनाया जाए और एक सीधा रास्ता, एक आसान रास्ता आपके लिए तैयार किया जाए सिलेक्शन तक का। ठीक है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप नंबर ऑफ आवर्स ही नहीं देंगे, 8 से 9 घंटे दिन का निकालेंगे नहीं पढ़ाई के लिए और नए हैं तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है। वीडियो जो आप एप्लीकेशन पे वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जो भी चैप्टर्स आप करेंगे उसके लिए टीचर्स आपको टाइम टू टाइम सेक्शनल टेस्ट भी देते रहेंगे। ठीक है। उसका आप टेस्ट देंगे तो उससे आपकी परफॉर्मेंस भी एनालाइज होती रहेगी। ठीक है। जीके में आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते रहेंगे, मैथ्स में टेस्ट मिलते रहेंगे फॉर प्रैक्टिस। एंड आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे हर क्लास की मैथ्स की प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ होती है, क्लास नोट्स अवेलेबल होते हैं और पीडीएफ विद नोटेशन जिसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने लिखा होता है वो पीडीएफ भी अवेलेबल होती है। लेकिन अभी कुछ चैप्टर्स के जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया उनके नोट्स बना लेना, बाकी के आप लास्ट मोमेंट पे पीडीएफ्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे मैथ्स कोर्स एमटीएस कोर्स यूजर्स के लिए, ऑफिसर बैच यूजर्स के लिए क्या है कि 2020 और 2021 यहाँ पे 42 शिफ्ट में शायद पेपर हुआ था और यहाँ पे 48 शिफ्ट में पेपर हुआ था, टोटल हो गई 90 शिफ्ट। आपका जो सिलेक्शन होना है आप किस बेसिस पे होना है, इंग्लिश और रीजनिंग के बेसिस, इंग्लिश और जीके के बेसिस पे होना है। इसके सारे के सारे कितने सेट्स हो गए हमारे पास यहाँ पे 90 सेट्स हो गए। सारे के सारे सेट्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं क्विज फॉर्मेट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं जीके के सारे के सारे 90 के 90 सेट आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं। इंग्लिश के सारे सेट मॉक फॉर्म में दे सकते हैं लेटेस्ट मार्किंग के हिसाब से कि एक क्वेश्चन के 3 नंबर और गलत कर दोगे तो आप -1 डिटेक्ट होगा, उस तरीके से तो वो आपको फ्री रहेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ एमटीएस कोर्स के साथ भी और ऑफिसर बैच में तो सारी चीज़ें एमटीएस वाले बैच की होती ही हैं। ठीक है। ऑफिसर बैच तो सबसे बेस्ट है कि उसमें सब कुछ आगे तक का सब कवर्ड होगा, जो भी आरबी एप्लीकेशन पता रहेगा मिलता रहेगा आपको वहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में क्विजेस भी डाल दी गई हैं। मतलब कैसी, जैसे सिनोनिम्स, सारे के सारे सिनोनिम्स जितने भी हैं एमटीएस 2020 2021 में पूछे गए वो सारे आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। एंटोनिम सारे के सारे आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। एरर्स के सारे क्वेश्चन क्विज फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो आप इंग्लिश वाले सेक्शन का ये कवर कर सकते हैं। जीके की भी कोशिश रहेगी इन अ मंथ और 2 एमटीएस के सारे क्विज फॉर्मेट में आपको पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस एक साथ, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस अगर टाइम हो पाया हमारे पास तो वो भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। बाकी पीडीएफ तो अवेलेबल है ही। ठीक है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमटीएस की, और सिर्फ एमटीएस की ही नहीं, जो हमारा 199 वाला पीडीएफ कोर्स होता है वो भी एमटीएस के बैच के साथ फ्री रहेगा, जिसके अंदर आपको सीजीएल सीएचएसएल की सभी एग्जाम्स की सारे प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मॉक फॉर्मेट में मिल जाती है। जैसे मैथ्स का है ये एमटीएस के यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं 2021 के। टोटल कितने क्वेश्चन थे परसेंटेज चैप्टर में, 118 थे। 118 के 118 क्वेश्चन, उसके बाद उसकी आंसर की, जिससे कि आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया। ठीक है। हो पाया तो इसे भी क्विज फॉर्म में डलवाने की कोशिश रहेगी हमारी, बट देखते हैं वो कितना टाइम लगता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे टाइमली, बट अब पीडीएफ तो आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है। बायोलॉजी की 1 लाइनर पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ आपको एमटीएस वगैरह एग्जाम की मिल जाएंगी और एमटीएस के साथ साथ आपको सीजीएल सीएचएसएल बाकी एग्जाम्स की भी 2020 के बाद की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एंड अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है। अगर आपको पहले से आपने प्रिपरेशन अपनी अच्छी से कर रखी है तो आप जो रिवीजन है उस पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी जब आप तैयारी करेंगे एमटीएस की, ये ना सोच के करें कि आपका टारगेट सिर्फ एमटीएस एग्जामिनेशन
ठीक है, आपको आगे सीजीएल भी देना है, सीएचएसएल भी देना है, एमटीएस की जॉब आप लाइफ टाइम नहीं करने वाले। एमटीएस से 5 साल आप काम करने के बाद टीए पोस्ट पे पहुंचते हैं, अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगते हैं। ठीक है, 5 साल एमटीएस की जॉब करें, उसके बाद आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, जबकि सीजीएल एग्जामिनेशन देके डायरेक्टली आप टैक्स असिस्टेंट पे पहुंच सकते हैं, या फिर जो टैक्स असिस्टेंट से 5 से 10 साल लगेंगे इंस्पेक्टर तक पहुंचने में, आप डायरेक्टली इंस्पेक्टर बन सकते हैं सीजीएल एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी ये तो इनकम टैक्स की बताया जिसमें प्रमोशन अच्छे हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ एमटीएस से आप ज्वाइन करेंगे, सीजीएल की जो पोस्ट होती है इंस्पेक्टर तक पहुंचने में आपको हो सकता है 15 से 20 साल लगे। ठीक है, या सीएचएसएल लेवल की पोस्ट पे पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाए। तो अपना टारगेट ब्रॉड रखें, अभी 2 महीने में एमटीएस निकालना है, लेकिन एमटीएस क्योंकि जीके और इंग्लिश हम कवर कर चुके हैं एमटीएस में पूरे अच्छे तरीके से, सीजीएल में सीएचएसएल में भी इंग्लिश चेंज नहीं होगी, वही इंग्लिश है, वही जीके है। ठीक है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें एड ऑन होंगी सिर्फ। ठीक है, तो उसी से आप आगे अपग्रेड करके बाकी सीजीएल सीएचएसएल की आपका मैथ्स और रीजनिंग पर आपको थोड़ा ज़्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी, और उसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे आपका जीके और इंग्लिश खत्म हुआ, मैथ्स और रीजनिंग में पकड़ अपनी बढ़ानी स्टार्ट कर देंगे, और उन एग्जाम से भी सिलेक्शन लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी अगर और कोई एग्जाम आपको लग नहीं रहा है क्लियर होगा रिसेंटली, और आपका टारगेट अभी एमटीएस 2022 है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू गो फॉर, कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें एमटीएस को टारगेट करते हुए। मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना, ये सेक्शन खत्म हो गए, उसके बाद अपने जीके और रीजनिंग पे रीजनिंग और मैथ्स पे आप शिफ्ट करेंगे, और बाकी एग्जाम्स की भी अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ चलाना स्टार्ट करें। दैट्स ऑल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस